बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अ, ये जो हम कंप्यूटर क्लास 10th के लिए वेरिएबल वेरिएबल टाइप्स ऑफ वेरिएबल देख रहे थे, जिसको हम आगे अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आप ज़रा इसको देखिएगा। हमने वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वहाँ तक हमने ये चीज़ देखी थी कि आपके पास डाटा की टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो वो डाटा की टाइप्स में हमने ये पोर्शन जो था उसमें हमने ये देखा था कि ये कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स ये हमने देखा तो नहीं है, लेकिन रिजर्व वर्ड्स कर चुके हैं। रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, उनके सर्टेन मीनिंग्स होते हैं। नहीं, अभी करेंगे ये आगे चल के, लेकिन बेसिक्स आपको पता होंगे। ये उनके फंक्शन हैं रिजर्व वर्ड्स के, तो जब आप एक एक करके करते जाएंगे तो खुद ही समझ में आता जाए। फिर ये कांस्टेंट हमने किए थे, दो तरह के होते हैं, एक न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है और एक कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, देखें भाई, लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट उस चीज को कहते हैं विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जो कि तब्दील ना हो। सुनते जाइए। दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक न्यूमेरिक होता है और एक कैरेक्टर होता है। न्यूमेरिक जिसके ऊपर आप अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, वो आपके पास कांस्टेंट्स क्या कहलाते हैं? न्यूमेरिक कहलाते हैं। और जिनके ऊपर नहीं किया जा सकेगा वो आपके पास क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक इंटीजर्स होते हैं और एक फ्लोट होते हैं। ये बताया था मैंने। नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ। मैं बता रहा हूँ उसको। मैं बता रहा हूँ। देयर आर टू टाइप मेजर, बेसिकली आपके पास कांस्टेंट की टाइप्स कितनी है? दो हैं। उसमें से पहली क्या है? न्यूमेरिक है। और दूसरी क्या है? कैरेक्टर। अब अगर मैं न्यूमेरिक को देखता हूं तो न्यूमेरिक की फर्दर आपके पास कितनी टाइप्स होती हैं? दो। एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट। फ्लोट को हम रियल भी कहते हैं। असल में ये रियल कांस्टेंट कहलाता है, लेकिन लैंग्वेज में इसका नाम जो है वो कौन सा है? फ्लोटिंग कांस्टेंट। इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि आपके पास लिखा है 125, 248। ठीक है, ये इंटीजर कहलाते हैं। और फ्लोटिंग कांस्टेंट आपके पास क्या कहलाएगा? लाइक 12.5 लिखा हुआ है तो ये फ्लोटिंग है। ठीक है, डेसिमल जिसमें। अच्छा, सिर्फ जो रियल कांस्टेंट्स होते हैं उन कांस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ अलाउ होता है। यानी कि ये कंसिस्ट करेंगे 0 से 9 तक नंबर्स पे, और एक स्पेशल कैरेक्टर डेसिमल जो है वो आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसके अलावा आप नेगेटिव सिंबल, लाइक मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं इस पे लिख लूं -5। ये भी कौन सा कांस्टेंट होगा? न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट कहलाए। सही। अब अगर पॉइंट्स में आ गया तो फिर वो रियल कांस्टेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। एक सिंगल कैरेक्टर था और एक स्ट्रिंग था। सिंगल कैरेक्टर की क्या पहचान थी किसी भी लैंग्वेज के अंदर? अगर कि ये सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाएगा और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, उसमें स्पेशल ऑल द कैरेक्टर विच इज प्रेजेंट ऑन द बोर्ड कैन बी अ स्ट्रिंग, वो सिंगल कैरेक्टर करेक्ट कैन बी अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग यानी कि मोर देन वन। तो मोर देन वन के लिए क्या कंडीशन होती है? कि डबल कोटेशन हो। अच्छा, डबल कोटेशन में सिर्फ एक सिंबल भी हो सकता है। मसलन मैंने अगर एच को डबल कोटेशन में लिख दिया तो ये भी ठीक है। ये फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑन वन नंबर कंसीडर। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? वन और मोर देन वन। सिंगल का मतलब क्या है? ओनली वन। कहां पर? हाँ, तो ये अब स्ट्रिंग नहीं रहेगा, अब ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। अच्छा, ये जब हम एच लिखते हैं या एच को स्टोर करते हैं कहीं पर, तो ये एक लेटर है। जो एक लेटर स्टोर होता है वो एक बाइट स्पेस ऑक्यूपाई कर। अगर मैंने 25 लिखा है और ये इसको मैंने डबल कोटेशन में लिख लिया, तो ये एक बाइट पे होगा और ये दूसरी बाइट पर कैरेक्टर पे।
ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और सिंगल और स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। उसके बाद क्या बात की जा रही है, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स मैंने आपको, वेरिएबल हमने डिस्कस किया था। अच्छा, वेरिएबल के लिए देखिए यहाँ पे क्या कहना है, इज अ सिंबॉलिक नेम। वेरिएबल असल में एक नाम होता है, किस चीज का, किसी स्पेस का या लोकेशन का, दैट रिप्रेजेंट्स, जो कि कोई ना कोई वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि मेरे पास वेरिएबल के लिए एक सर्टेन मेमोरी में बॉक्स है एंड विच कंटेन अ स्पेसिफाइड नेम, इसका कोई ना कोई नाम है, जैसे वेरिएबल 1 नाम रख। अब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, सपोज वो वैल्यू क्या पड़ी है, तो वेरिएबल की भी दो टाइप्स होती हैं। वेरिएबल या तो कैरेक्टर टाइप का होगा, या वेरिएबल इंटीजर टाइप का होगा, या वेरिएबल फ्लोट टाइप का। यहां पे आपने समझे थे कि तीन था वो वेरिएबल्स की, आप जो पूछ रहे थे ना बेटा स्टार्टिंग में, वो जो आप कह रहे थे सर दो तो नहीं, वो तो तीन थी। वो ये तीन होने का मतलब क्या है कि व्हेन वी डिफाइन अ वेरिएबल, तो वेरिएबल कैन बी डिफाइंड इन थ्री टाइप्स, क्योंकि स्ट्रिंग और कैरेक्टर दोनों क्या होती हैं, एक ही जैसी होती हैं। ये जो स्ट्रिंग और कैरेक्टर है दोनों चार के अंदर कैरेक्टर में डिफाइन की जाती है। तो वेरिएबल भी आपके पास तीन तरह के, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है और एक फ्लोट है। अब देखिए दैट कैन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हो तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं। वेरिएबल कंसिस्ट ऑन इट्स नेम, वेरिएबल का अपना एक सर्टेन नेम होता है, ये रहा नाम इसका, एंड इट्स वैल्यू, यानी कि ये इसकी वैल्यू है। सही। वेरिएबल आर ऑफ टू मेन टाइप्स, न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर। मेन टाइप कहा जाए तो न्यूमेरिक और कैरेक्टर होते हैं। अब न्यूमेरिक के अंदर आपके पास कौन कौन से आ जाएंगे, इंटीजर और फ्लोट, और कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, CHAR। कैरेक्टर वेरिएबल आर दोज विच कंटेन्स, अच्छा कैरेक्टर वेरिएबल्स वो होंगे जो कैरेक्टर कंटेन करेंगे, और न्यूमेरिक वेरिएबल्स वो होंगे जो न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि रियल और इंटीजर दोनों जो है वो कंटेन करेंगे। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर, वो अभी आए। देखिए रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज, जब मैं सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम दे रहा होता हूं तो उसके क्या रूल्स फॉलो करता हूं। वेरिएबल्स बिगन्स विद अ लेटर ऑफ अंडर स्कोर ऑल डिजिट, यानी कि वेरिएबल्स हमेशा बिगन करेंगे किस चीज से, लेटर। ये फॉर नहीं है, और है, ये फॉर नहीं है, ये क्या है, और। वेरिएबल्स का नाम हमेशा या तो जैसे VAR1 इससे स्टार्ट होगा और उसके अंदर क्या चीज इंक्लूड होगी, अंडर स्कोर, यानी कि तमाम लेटर्स आ सकते हैं, एक सिंगल अंडर स्कोर आ सकता है, और ऑल डिजिट 0 से लेके 9 तक। और लेटर्स का मतलब क्या हो गया, A से लेके Z तक और स्मॉल a से स्मॉल z तक, ये इसके नाम में आ सकता है। अंडर स्कोर इज यूज टू इंप्रूव द रीडेबिलिटी। अब ये बताइए अगर मैंने चार वेरिएबल डिफाइन की, तो वो चार वेरिएबल के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं वार 1 भी लिख सकता हूं, और वार _1, वार_2, वार_3 और वार_4। ये जो 1 2 3 4 ये अंडर स्कोर के बाद लिखे तो ये वेरिएबल की रीडेबिलिटी को क्या कर देता है, ये बड़ा, यानी कि सिर्फ देखने में समझ में आते हैं कि हाँ नाम ऐसा है कि मैं वेरिएबल्स के दरमियान क्या कर पाता हूँ, डिस्टिंग्विश। यानी कि अमूमन अंडर स्कोर उस वक्त दिया जाता है जब आपने स्पेस, मसलन वेरिएबल स्पेस 1 लिखता मैं, क्योंकि स्पेसेस नाम में अलाउ नहीं होती। तो देखिए अंडर स्कोर जो होता है वो वेरिएबल की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है एक प्रोग्रामर के लिए, कि उसके लिए सिर्फ दिखना आसान हो जाता है, और कोई वजह नहीं। देयर आर नो लिमिट्स फॉर द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम, हाउएवर फर्स्ट 31। ये कह रहा है कि जब मैं नेम ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल का नाम लिखता हूं, उसके लिए मेरे पास कोई लिमिट नहीं है, मैं कोई से भी नंबर्स लिख सकता हूं। लेकिन ये कंपाइलर टू कंपाइलर क्या करता है, वेरी करता है। जो अभी तक कंपाइलर है वो 31 कैरेक्टर्स जो है वो जो है, देखिए देयर इज नो लिमिट फॉर द लेंथ ऑफ द वेरिएबल, हाउएवर फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स ऑफ द वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि आप नाम बहुत ही बड़ा लिख दें, अब मैंने एक इतना बड़ा नाम लिखा जो 31 कैरेक्टर्स का था, आगे अगर मैंने कुछ और कर दिया तो सिग्निफिकेंस सिर्फ 31 कैरेक्टर्स की हो, समझ रहे हैं।
مثلا मैंने एक वेरिएबल ऐसा लिखा जिसके कैरेक्टर्स 80 थे, तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा ये, लेकिन करेगा क्या, 31 कैरेक्टर्स उठाएगा और बाकी को निग्लेक्ट कर देगा। अब अगर 31 कैरेक्टर में मैंने लिखा ए 31 दफा लिख दिया, और फिर उसके आगे एंग्रो मॉडल स्कूल लिख दिया, और दोबारा से ए 31 दफा लिखा और उसके आगे मैंने ग्रामर स्कूल लिख दिया। अब तुम ये बताओ, अगर ये दो स्कूल्स में अलग है तो दो अलग अलग वेरिएबल हुए, लेकिन ये 31 कैरेक्टर तक इंफॉर्मेशन उठाएगा, उसके बाद वालों की इंफॉर्मेशन, यानी कि दोनों एक ही नाम के वेरिएबल कंसीडर, समझ ए 31 का। तो सिग्निफिकेंस जो होती है वो 31 कैरेक्टर्स तक, फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स तक। एक मिनट बेटा, अभी कुछ अगला क्या है, बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, लिहाजा अगर मैं स्मॉल ए एक वेरिएबल लेता हूं और एक कैपिटल ए लेता हूं तो दोनों वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, एक ही नहीं हो जाएंगे। मतलब आपके जहन में आए कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इंटीजर वेरिएबल INT स्मॉल ए, और फिर कैपिटल ए के अंदर, और आपने एक और वेरिएबल डिफाइन किया INT कैपिटल ए, और ए में मूव करा दिया 5, तो अब ये बताइए मैंने किस में मूव कराया है, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन होंगे, इसका नाम कैपिटल ए होगा और इसका नाम छोटा ए। तो इसमें आपके पास 5 आएगा, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, वो हम देखेंगे क्या। अच्छा भाई, तो ये अपर एंड लोअर केसेस दोनों अलाउ होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स कैन नॉट बी यूज्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स सिवाय अंडर स्कोर के कोई और स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल, मसलन अगर आपने @ यूज कर दिया या डॉलर यूज कर दिया या \/ कुछ भी यूज कर दिया, वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ अ। तब आप ये समझ लीजिए कि ये जो ऑप्शंस हैं इसके अंदर हर एक पॉइंट के ऊपर एक MCQ बनाया जा सकता है, समझ रहे हैं। तो आप लोग जो है वो अपने ध्यान में रखिएगा। ये जो चीजें हम कर रहे हैं आज, आपने डेट चेक कर ली है कि मैट्रिक का कब है टेस्ट, जो मैडम ने शेयर किया होगा ना मुझसे, हाँ, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में मंगल या बुध वाले दिन है, मंगल को है या बुध को है, तो वो जब भी होगा ना आपका, वो मैं कंटेंट बता दूंगा कि कहाँ तक आ रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा देखिए भाई, देर आर 3 मेन टाइप्स, सुने, देर आर 3 मेन डाटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। सी लैंग्वेज के अंदर अभी मैंने बताई थी 3 डाटा टाइप होती है, इंटीजर न्यूमेरिक टाइप होती है, फ्लोट भी न्यूमेरिक टाइप, ये 2 बाइट की होती है, 4 बाइट की मैंने बताया भी था, और ये कितने बाइट की होती है, 1 बाइट, ये बताया था मैंने। सबसे बड़ा क्या होता है फ्लोट, उससे छोटा क्या होता है इंटीजर, और उससे छोटा कैरेक्टर। अच्छा, इंटीजर के लिए सी लैंग्वेज में हम लिखते हैं INT बस, फ्लोट के लिए पूरा स्मॉल से लिखा जाता है फ्लोट, और इसका 4 लिखा जाता है, ये चीज है। अच्छा, ये तो आपके पास डाटा टाइप्स हो गई मेजर, इनकी ये सब डाटा टाइप्स होती है, ठीक है, यानी कि सब डाटा, मतलब डबल को मैं इंटीजर के साथ भी लगा सकता हूं, फ्लोट के साथ भी और कैरेक्टर के साथ भी। इससे ये होगा कि डबल अगर आपने लगा दिया है तो वो जो 2 बाइट का है ना, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि वो 4 बाइट या 8 बाइट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कि इनको डबल और लॉन्ग अप्लाई कैसे किया, ठीक है। ये इनकी सपोर्टिव होती है, यानी कि इनको क्वालिफाई करती है कि ये इंटीजर किस टाइप, इंटीजर की भी टाइप, यानी कि इंटीजर एक नॉर्मल है, एक इंटीजर डबल होगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे, लेकिन ये हम बाद में देखेंगे कैसे, आपको इन तीनों का आपको याद होना चाहिए। 1 मिनट वेट कीजिएगा, क्वेश्चन मैं लूंगा बाद। मेमोरी स्ट्रक्चर, इंटीजर डाटा टाइप क्या होता है भाई, इंटीजर वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंट सम, बताइए सम इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब अगर सम जो है वो नेम ऑफ वेरिएबल में डिफाइन कर रहा हूं, तो ये अंडरस्टूड है कि ये कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं हो, रिजर्व वर्ड भी नहीं होना चाहिए और ना ही ये कोई कीवर्ड होना चाहिए। अगर ये कोई रिजर्व वर्ड हुआ तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये एज अ नेम ऑफ अ वेरिएबल डिफाइन नहीं हो। हमने शुरू में देखा था कि वेरिएबल्स कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ नेम ऑफ अ रिजर्व वर्ड। आपके पास वेरिएबल जो भी डिफाइन किया जा रहा है वो पहले से डिफाइन शुदा कोई नहीं होना चाहिए, पहले से डिफाइन नहीं होना चाहिए। पहले से डिफाइन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे इंट हो गया। अब देखिए, एक मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास एक रिजर्व वर्ड है फ्लोट, अभी बता रहा था ना मैं कि फ्लोट यूज करेंगे। अगर मैं फ्लोट नाम का कोई वेरिएबल बनाना चाहूं तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि फ्लोट जो है वो लैंग्वेज में
पहले से किसी और काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो दो नहीं यूज। आ रही बात समझ में? तो अब यहाँ पे int सम का मतलब क्या है कि सम इंटीजर टाइप का वेरिएबल, where int is the type specifier। int के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा ना int, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है टाइप। और स्पेसिफायर का मतलब क्या होगा? स्पेसिफाई करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्पेसिफाई करना, यानी कि किसी चीज को डिफाइन करना, शो करना। तो ये जो है टाइप स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि इंट जो है वो इस वेरिएबल की जो टाइप्स होती हैं, कैरेक्टर हो गई या इंटीजर हो गई या फ्लोट हो गई, उसको स्पेसिफाई करना। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? टाइप स्पेसिफायर। ये चीज क्या कहलाती है? एंड सम जो है वो दैट इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल। सम जो है वो क्या है? ऑल द वेरिएबल यूज इन सी प्रोग्राम मस्ट बी डिक्लेयर्ड। इनको सबसे पहले इस तरीके से लिख के डिक्लेयर करना, बगैर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर। कैसे? आप इंट लिखें, ए कॉमा डाल दीजिए, बी कॉमा डाल दीजिए, और सम। ये अगर काउंट करो तो 1 2 3 कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 3। तो बताइए एक ही लाइन में मैं कई एक वेरिएबल्स को क्या कर सकता हूं? डिक्लेयर। समझ रहे हैं? अब देखिए अगला क्या है कि इन केस ऑफ डिक्लेरेशन, जब मैं इनको डिक्लेयर करूंगा, तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कैन बी बिगन विद अ क्वालिफायर लाइक शॉर्ट। ये जो आपके पास क्या क्या चीज थी, आप जो स्टार्टिंग में अभी हमने देखा था, वो आपके पास टाइप स्पेसिफायर था। ये जो इंट है ये किस चीज को स्पेसिफाई कर रहा है? टाइप को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, ये जो इंट है ये टाइप। अब ये बताइए ये इंट भी कई तरह का हो सकता है, तो इंट की क्वालिटी को स्पेसिफाई करेगा ये शॉर्ट। अभी हमने देखा था ना जो लिखा था डबल और लॉन्ग, तो उसी के अंदर आपके पास एक शॉर्ट होता है। यानी कि क्या क्या हो सकते हैं? शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, साइंड हो सकता है। साइंड तो नहीं, अनसाइंड होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा? अनसाइंड, क्योंकि साइंड लिखने की जरूरत नहीं, साइंड ऑलरेडी साइंड ही होता। अनसाइंड हो सकता है, डबल हो सकता है। नहीं, दो इकट्ठा नहीं आएंगे एक वक्त में। एक, अब देखें, तो इकट्ठा आने का मतलब क्या है कि मैं लॉन्ग लॉन्ग दो दफा नहीं लिखूं। ठीक है, एन मुमकिन है कि आप भी सके, एन मुमकिन है कि आप भी सके। अब ये करके देखना पड़ेगा आ सकते। लेकिन अभी यहां पे देखिए शॉर्ट और अनसाइंड। अब बताइए अगर मैं इसमें देखूं तो शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ये होता है डिफॉल्ट। शॉर्ट क्या है? डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है कि ये पहले से लिखा हुआ होता है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर मैंने उसे डबल करना है तो वो फिर लॉन्ग में चला जाए, चेंज करना है तो। यानी कि अगर मैं लिखता हूं इंट ए, तो इसका मतलब क्या है कि मैं असल में लिख क्या रहा हूं? ये यहां पे शॉर्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले। तो शॉर्ट जो होता है वो यहां पे लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये पहले से मौजूद हो। तो ये जो लिखा है ना इन्होंने शॉर्ट इंट नम, तो ये शॉर्ट इंट के बजाय अगर खाली इंट नम लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि शॉर्ट जो है वो डिफॉल्ट में मौजूद होता है। और जब आप शॉर्ट लिख रहे होते हैं तो नम जो है वो कितने बाइट का होगा? 2 बाइट का होगा, क्योंकि ये क्या चीज है? ये इंटीजर टाइप। समझ रहे हैं? अच्छा, साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है? अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं तो 2 बाइट में इंटीजर जो स्टार्ट होता है उसकी एक सर्टेन रेंज होती है। इंटीजर की एक सर्टेन रेंज। अच्छा, इंटीजर की जो रेंज होती है ये आप ऐसे समझें कि आपके पास 200 नंबर्स अवेलेबल है, 200। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कितने नंबर्स अवेलेबल है? 200। 200 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक ज्यादा, एक भी उससे ज्यादा नहीं कर सकते, कम तो कर सकते हैं, लेकिन कुल टोटल आपके पास 200 डब्बे दे दिए गए, 200 नंबर्स आपके हाथ में पकड़ा दिए। यानी कि मैंने एक ऐसा वेरिएबल तुम्हें दिया जिस वेरिएबल में स्पेस इतनी है कि पूरे मैथमेटिक्स में ये 200 नंबर्स को क्या कर सकता है? प्रेजेंट कर सकता है। मतलब 200 कैसे? 0 पहला नंबर, 1 2 3 4 ये सारे नंबर चल रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20 20 नंबर हो गए। समझ रहे हो? कहां तक जाओगे? 200। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं तो मेरी लिमिट कहां खत्म होगी? 199, यानी कि 200 पे। 199 अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है?
क्या ऑलमोस्ट किस पे खत्म हो रही है? 200 पे। ये लिमिट होगी। अगर मैं 1 से करूंगा तो फिर 201 पे चले जाएंगे, अगर मैं 10 से स्टार्ट करूंगा तो 210 तक चले जाएंगे। समझ में आती बात? हाँ भाई, एक सर्टेन 200 की लिमिट है, मैं इसको आगे पीछे मूव कर, सही। अब अगर मैं इस लिमिट को उठा के 0 पे रखता हूं तो मैं 199 तक, यानी कि 200 मतलब क्या है, 199 तक जाऊं। अब ये मुझे बताइए कि जो 2 बाइट होता है ना आपके पास, 2 बाइट, तो 2 बाइट जो होगा, 2 बाइट्स, इसमें कितने बिट्स होंगे? 16, 16। तो 2⁻16 में नंबर देखिए कि कौन सा आता है। तो जब मैं 2⁻16 को सॉल्व करता हूं तो इसके सॉल्यूशन में आता है आपके पास, 1 मिनट, इन्होंने हाँ ये दिया, जब 2⁻16, देखिए ये 2 दिया हुआ है, 2 बाइट का है, 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 2⁻16 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जो सॉरी 2 को 16 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास आता है तकरीबन 65,536। कितने थाउजेंड आता है? 65,000 आ जाता है। समझिए, यानी कि मेरे पास 2 बाइट के लिए कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? 65,536, 36। 36 का मतलब क्या है कि अगर मैं 37 इसमें डालना चाहूंगा तो नहीं आएगा, जबकि वो स्टार्ट कहां से हो रहा हो? 0 से। क्या इसमें नेगेटिव नंबर होंगे? अगर मैं अपनी रेंज 0 से लेके कहां तक चला जाऊं, 65,536, तो 36 का मतलब क्या है, 35 तक जाऊंगा 0 से। तो इसका मतलब क्या है, इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर्स आ गए ना। अब ये बताइए, पॉजिटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव तो नहीं हुआ ना, सिर्फ नेगेटिव नहीं हुआ, सिर्फ पॉजिटिव हुआ। लेकिन अगर मैं इस रेंज में नेगेटिव भी चाहूं और पॉजिटिव भी चाहूं तो मुझे इस रेंज को यहां से उठाना पड़ेगा और उठा के यहां कहीं पे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो देखो जो मैं बता रहा हूं, नहीं ये मैं कह रहा हूं नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव तो इधर होंगे ना, तो मैंने लिख उधर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव नहीं होंगे। अब समझ में आ गई बात? अब मैंने इस रेंज को उठाया यहां वाली और यहां से स्लाइड कराता हुआ ऐसे लेके आया कि 0 से लेके, यानी कि ये जो 0 था ये सेंटर में ले आया। आधे नंबर 65,000 में से आधे नंबर मैंने लेफ्ट साइड पे कर दिया नेगेटिव, और आधे नंबर मैंने राइट साइड पे पॉजिटिव कर दिया। तो बताइए 65,000 को अगर आप स्प्लिट करें 2 हिस्सों में तो क्या क्या बनेगा? तकरीबन 65-64 हजार का था, 32,000 ना, 32,000। तो बताइए 30, यहां पे तकरीबन -32,000 से आप स्टार्ट करेंगे और +32,000 के ऊपर क्या कर रहे होंगे? एंड कर रहे होंगे, अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर। तो देखिए, शॉर्ट या खाली इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट का होता है, और वो स्टार्ट कहां से होता है? -32,768 से लेके +32,767। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से लेके यहां तक टोटल काउंट करो तो 64-65 हजार बनते हैं। तो ये चीज समझ में आई? ये क्या कहलाएंगे? ये कुछ नहीं लिखा है तो ये साइंड कहलाते हैं। साइंड का मतलब क्या है? इसमें नेगेटिव भी होंगे और इसमें पॉजिटिव भी होंगे, तो दोनों रखने हैं ना। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों डिफाइन करना है तो मेरी लिमिट कम हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव भी तो नंबर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी को अनसाइंड लिखूं, ये वाला, इसकी भी स्पेस कितनी है? 2। पॉजिटिव करने के लिए अब मैं इस लिमिट को उठा के कहां से स्टार्ट करूंगा? तो आगे नंबर कहां तक चले जाएंगे? समझ में आई बात? अब इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखते हैं इंटीजर, समझिएगा इसे, ए, और ए में मूव करा देते हैं 40,000। बताइए भाई, क्या ये ए में मूव होगा? बोलो। इंटीजर है तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, अनसाइंड तो नहीं है, साइंड है। साइंड की रेंज 32,000 से 32,000 तक है, नहीं आना चाहिए ना। तो फिर जब ये मूव होगा तो नंबर क्या आएगा? ये घड़ी की तरह होता है, 32,000 -32,000 से +32,000। जब ये 32,767 पे पहुंचा, अब तुमने जब 68 किया ना, तो ये यहां से जंप करेगा और पलट के इधर आ जाएगा, जो नंबर मूव करेगा। मतलब देखिए 12 बजते हैं, 12 के बाद जैसे ही 13 बजेंगे अगला नंबर, तो आप 1 बजा देंगे। ऐसा ही होता है घड़ी में। अब बताओ, अनसाइंड इंटीजर देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके 65,000 तक है,
अब अगर मैं ए में मूव कराता हूं 65,536, तो इसका मतलब क्या है कि तुमने जब यहां पे 65,535 था, जब तुमने इसमें एक ऐड किया तो ये गिनती दोबारा से शुरू हो जाएगी। दोबारा से शुरू होने का मतलब क्या है कि ए में अगर आप ये मूव करेंगे तो ए के अंदर ये मूव नहीं होगा, ए के अंदर क्या चीज चली जाएगी, जीरो। नहीं, एरर नहीं, वो अपनी राउंड गिनती को फिर से शुरू कर देगा। वो अपनी गिनती को किससे शुरू कर देगा, जीरो से। अब ये बताइए, ये अपनी अपनी देखिए, आप इसको क्या कह रहे हैं, एरर। लेकिन मैं इसे एरर इस वजह से नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं प्रोग्रामर हूं तो मुझे लिमिट पता है कि मेरा वेरिएबल कितना बड़ा है। आप तो पहले, और देखिए ये ऐसा हम लिख क्यों रहे हैं, ये हम ऐसा इस वजह से लिख रहे हैं, सुने भाई सुने, ये हम और जगहों पे क्यों नहीं करते और यहाँ पे हम क्यों कर रहे होते। एक सेकंड में जरा, बस इसको यहीं तक रखेंगे।